हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल फिरोज खान सर। दोस्तों, बच्चों के कमेंट थे, इसी को मैं आधार मानते हुए दोस्तों आपके लिए आगामी एग्जाम जो 18 दिसंबर 2022 को होने वाली है, जिसमें IMPPSC ने क्लियर कर दिया कि एग्जाम हमारी 18 तारीख को होगी। 9 तारीख को एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन सभी स्टूडेंट यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं इसको एग्जाम को पोस्टपोन कराने के लिए, ठीक है। हो जाएगी तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, टाइम मिल जाएगा हमें और का तैयारी करने के लिए। यदि नहीं हो पाती है दोस्तों तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आइए देखते हैं, इन प्रैक्टिस सेट से हम ये जानेंगे दोस्तों कि किस तरह का एग्जाम पैटर्न होगा, कितने क्वेश्चन CRP से अन्य एक्टों से पूछे जाएंगे, ठीक है, और कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। तो दोस्तों, पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार जब कर सकती है, आइए ऑप्शन देखें। जो किसी पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता हो, जो किसी पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में क्या करता हो, संज्ञेय अपराध करता हो, या जो राज्य सरकार द्वारा उद्घोषित अपराधी घोषित जो अपराधी उद्घोषित किया गया हो। तो दोस्तों, दोनों कंडीशन में क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका हमारा सी सही होगा, ए और बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अंतर्गत कौन न्यूसेंस हटाने के लिए आदेश जारी कर सकता है। तो जिला मजिस्ट्रेट कर सकता है, उपखंड मजिस्ट्रेट कर सकता है, या कार्यपालक मजिस्ट्रेट कर सकता है। जिस क्षेत्र में ऐसा कार्य किया गया है वहां पर उससे अधिक तो उपखंड मजिस्ट्रेट के पास गया है तो वो हटा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ठीक है, उपरोक्त सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत हत्या के अपराध से संबंधित खात्मा रिपोर्ट स्वीकार की जा सकती है। कौन इस रिपोर्ट को स्वीकार करेगा, ठीक है। तो आइए देखिए, सेशन न्यायालय, मजिस्ट्रेट, उच्च न्यायालय, या कोई नहीं। तो ये रिपोर्ट दोस्तों जो स्वीकार की जाएगी वो की जाएगी मजिस्ट्रेट द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मजिस्ट्रेट द्वारा इसका सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत दिया गया आदेश खालिस्तान से अनादि प्रवृत्त नहीं रहेगा। तो दोस्तों, 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह, जो 144 के अंतर्गत जो आदेश दिया जाता है दोस्तों, वो 2 माह से अधिक लागू नहीं रह सकता। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, 2 माह तक, 2 माह से अनाधिक नहीं रहेगा, ठीक है। अनाधिक का मतलब है इससे अधिक नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अग्रिम जमानत प्रदान करने की शक्ति का प्रयोग कर सकता है उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो दोस्तों, उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय ये कार्य कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ठीक है। दोनों अग्रिम जमानत का शक्ति का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत धारा 173 के तहत धारा 173 के तहत जांच पूरी होने पर तैयार की गई पुलिस रिपोर्ट को क्या कहा जा सकता है। तो पुलिस रिपोर्ट तैयार की जाती है उसे क्या कहा जाएगा, उसे पुलिस डायरी, केस डायरी, आरोप पत्र या शिकायत, ठीक है। पुलिस डायरी, केस डायरी, या चार्जशीट, या कंप्लेंट। तो दोस्तों, ऐसे जो रिपोर्ट तैयार की जाती है पुलिस द्वारा वो है आरोप पत्र, ठीक है, चार्जशीट, जिसे मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाता है, ठीक है। तो वो सही ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, चार्जशीट, आरोप पत्र। आइए 6 क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाएंगे, 6 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर हमारे CRPC से। नेक्स्ट हमारा एक आता है संविधान। कौन निम्न में से कौन सा वाद आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित है। भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, केशव माधव मेनन बनाम बॉम्बे राज्य, भारत संघ बनाम नवीन जिंदल, सज्जन सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। दोस्तों, 7 का सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य। दोस्तों, आच्छादन का जो माप सिद्धांत है इसका सही ऑप्शन है भीकाजी बनाम, इसकी याद रखना ये बात महत्वपूर्ण हो सकता है। भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित बात है ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 का खंड 5, उपखंड 5 है वो संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो ये दोस्तों 93वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें इसको जोड़ा गया था 15/5 को संविधान में, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 93वां संविधान संशोधन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से निम्नलिखित किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया था कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं। उद्देशिका संविधान का भाग नहीं, ये किस बात में कहा गया था। ये वही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। इसका सही ऑप्शन है री बेरूबारी केस में। री बेरूबारी केस में दोस्तों इसे
संविधान का भाग नहीं बताया गया था, इसलिए महत्वपूर्ण वाद है। री बेरू बेरी, इसे भी याद रखिएगा। भेरू, ठीक है, भिकाजी का बाद मध्य प्रदेश वाला भी याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण हो सकते हैं वाद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। जिस प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता उसे अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता। जिसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते आप, उसे अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता। यह वक्तत्व किस सिद्धांत से संबंधित है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, छदम विधायन का सिद्धांत। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण वाद है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, संविधान में आपको 102 वाद मिल सकते हैं, बाकी आपको अब अनुच्छेद या महत्वपूर्ण बातें देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी कार्य के लिए उच्चतम न्यायालय के प्रति जवाबदेही से उन्मुक्ति प्रदान की गई है? और दोस्तों इसका 362, 361, 363, 364, इसका सही ऑप्शन दोस्तों 361 के अधीन 361 के अधीन जवाबदेही से उन्मुक्ति प्रदान की गई है। आइए नेक्स्ट एक्ट हमारा होता है भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड। लूट निम्न अपराध का बढ़ा हुआ संगीन अपराध है। दोस्तों लूट जो है ये चोरी और उद्दापन का ही क्या है, गंभीर रूप है, संगीन अपराध है। सही ऑप्शन होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, चोरी और उद्दापन दोनों का ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय दंड संहिता में प्राय किसी अपराध की तैयारी दंडनीय नहीं होती है। किसी अपराध की तैयारी दंडनीय नहीं है, परंतु यदि वो डकैती की तैयारी दंडनीय मानी गई है इस एक्ट के तहत, तो ऑप्शन नंबर डी, डकैती की तैयारी दंडनीय अपराध है। बाकी चोरी, उद्दापन, लूट, इसमें मामले में इसमें दोस्तों क्या होता है, दंडनीय नहीं है, लेकिन डकैती की तैयारी मात्र दंडनीय है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कोई किसी कूटकृत सिक्के को जानते हुए कूटकृत है भारत में आयात करेगा या भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडित होगा? यदि वो आयात करता है, ऐसा कार्य करता है, तो वो किस धारा के अंतर्गत दंडित होगा? तो दोस्तों वो होगा 237, 237 के अधीन उसको दंडित किया जाएगा यदि वो ऐसा कार्य करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां, अधिनियम की धारा 320 के अनुसार इनमें से कौन सी किस्म घोरोपति नहीं कहलाती? ठीक है, पुरुष संहरण, किसी भी जोड़ का विच्छेद, छाती का स्थायी विद्रुपीकरण या दांत का विसंधान। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, छाती का स्थायी विद्रुपीकरण। दोस्तों मैं यहाँ पर डिटेल में बात नहीं करूंगा, मैं आपसे यहाँ ऑप्शन लगाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये काफी महत्वपूर्ण आपके लिए वीडियो होने वाला है। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा कि 3 एक्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं, 16 क्वेश्चन जो है आईपीसी तक आए हैं। अब भारतीय दंड संहिता की धारा 57 के अनुसार आजीवन कारावास की अवधि है 20 वर्ष, 14 वर्ष, 10, 16 वर्ष, 12 वर्ष। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 20 वर्ष के तुल्य से समझी जाएगी। आजीवन कारावास क्या होता है, 20 वर्ष तक के आज कारावास से। ठीक है, नेक्स्ट एक्ट हमारा स्टार्ट हो जाता है एविडेंस एक्ट। आइए देखते हैं इस बारे में, इसके एक्ट में अधिनियम के अंतर्गत दहेज मृत्यु के संबंध में पूर्व धारणा का प्रावधान किस धारा में किया गया है? यह धारा 113 खा है, जो कि महत्वपूर्ण धारा है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिनियम के अनुसार विबंध का सिद्धांत स्पष्ट रूप से दिया गया था निम्नलिखित में से किस मामले में? दोस्तों विबंध का जो सिद्धांत है और किस मामले में दिया गया था? ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात क्वेश्चन ये भी हो सकता है। तो पिकार्ड बनाम पीसियर्स, पिकर्ड बनाम शेयर, इस मामले में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 और 20। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 18 में शामिल नहीं है, तो हेतु आचरण तैयारी 8 में शामिल है, आशय इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी और बी आशय इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा आपराधिक मामलों से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो इसमें दोस्तों धारा जो 23 है ये सिविल मामलों के बारे में बात करती है। ठीक है, तो यह शामिल नहीं है, आपराधिक मामलों में 23 धारा 23 शामिल नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत कितने वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर डिजिटल हस्ताक्षर की वैधता के बारे में न्यायालय अवधारणा कर सकता है? तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर सी,
5 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी कितना, 5 वर्ष। दोस्तों 5 वर्ष की वह अवधारणा कर सकता है। साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सह अभियुक्त की अपराध स्वीकृति को माना जाता है मजबूत साक्ष्य, कमजोर साक्ष्य, कोई साक्ष्य नहीं या पर्याप्त साक्ष्य। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इसको हम माना जाएगा वीक एविडेंस यानी कमजोर साक्ष्य। 22 क्वेश्चन, ठीक है, और ये हमारे 4 महत्वपूर्ण बड़े बड़े एक्ट कंप्लीट होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट एक्ट पर चलेंगे, क्वेश्चन पर चलेंगे। अनियंत्रित जमा योजना पाबंदी अधिनियम 2019 जो कि भी जोड़ा गया है नया एक्ट, इसी को लेकर विवाद चल रहे हैं दोस्तों। अधिनियम में अध्याय 4 संबंधित है, अधिनियम में अध्याय 4 संबंधित है इससे अपराध और दंड से, जांच तलाशी और जब्ती से, जमा लेने वालों की जानकारी से, ये कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऑफेंस एंड पनिशमेंट के बारे में अध्याय 4 इस बारे में बात करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि धारा 3 के उल्लंघन के लिए दंड अधिनियम की धारा किस धारा में बतलाया गया है, दंड अधिनियम की किस धारा में बतलाया गया है। 21, 22, 23, 24। दोस्तों दंड अधिनियम की धारा में जो बतलाया गया है वो धारा है 21, धारा 21 में इसे बतलाया गया है। ऑप्शन नंबर 24 का ए सही है। आइए नेक्स्ट एक्ट पर चलेंगे, आईटी एक्ट 2002 तो 2000। क्वेश्चन नंबर 25 बात करता है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा के अंतर्गत सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण बतलाया गया है 82, 83, 84, 85। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 84। 84 में इसके बारे में बात कही गई है कि सद्भावपूर्वक यदि कोई व्यक्ति कोई लोक सेवक कोई कार्य करता है तो उसे संरक्षण प्रदान करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। इस अधिनियम के अधीन नियंत्रक या न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा दिए गए किसी आदेश से व्यतीत कोई व्यक्ति अपील कर सकेगा सेशन न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, राज्य सरकार को या अपील अधिकरण को। दोस्तों 26 का सही ऑप्शन है जो अपील अधिकरण गठन की जाएगी उसको ही यहाँ पर अपील करने का अधिकार है। देखिए वो किसको अपील करेगा, अपील अधिकरण को, ट्रिब्यूनल को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिनियम के उपबंधों में कठिनाई हो तो कौन दूर कर सकेगा। अधिनियम में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्र सरकार इसको दूर करेगी, केंद्र का एक्ट है इसलिए यहाँ पर यदि कोई कठिनाइयां उत्पन्न होती है तो केंद्र सरकार उसको दूर करेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्ट चलते हैं, जे एक्ट 2015। क्वेश्चन नंबर 28। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 233 के अधीन जघन्य अपराध से तात्पर्य है, जघन्य अपराध से तात्पर्य ऐसे अपराध से है जो न्यूनतम 7 वर्ष या उससे अधिक दंड का प्रावधान है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या है यहाँ पर, 7 वर्ष या उससे अधिक दंड का प्रावधान जो है वो जघन्य अपराध है इस एक्ट के तहत, ना कि, ठीक है, इस एक्ट के जे के एक्ट के तहत, ध्यान रखना, जघन्य अपराध जे एक्ट के तहत है 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत जहां कोई अपराध 3 वर्ष से कम के अपराध की अवधि के कारावास से दंडनीय है वहां ऐसा अपराध क्या होगा, ऐसा अपराध क्या समझा जाएगा, तो ऐसा अपराध आसंगी और जमानती और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। ठीक है, यहाँ पर क्या समझा जाएगा, तो 7 वर्ष से अधिक मामले हैं यहाँ पर ध्यान रखना, 3 वर्ष से कम मामले हैं तो दोस्तों ऐसे आसंगी मामला माना जाएगा, जमानती हो जाए, जमानती मिल जाएगी, और कोई भी मजिस्ट्रेट किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा यह क्या किया ट्रायल किया जा सकता है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 101 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है, तो बोर्ड द्वारा पारित आदेश की अपील बाल न्यायालय में होगी, सही है। बाल न्यायालय द्वारा पारित सेशन न्यायालय के आदेश की अपील उच्च न्यायालय में होगी, बाल न्यायालय द्वारा पारित सेशन न्यायालय के आदेश की अपील उच्च न्यायालय में होगी, ये गलत है दोस्तों। बाल न्यायालय के आदेश से व्यतीत कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपील, ये गलत ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनडीपीएस एक्ट 1950 1985 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। किस धारा के अंतर्गत कतिपय अपराधों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है, 31, 32, 31 का, धारा 30 का,
इसका सही ऑप्शन दोस्तों 31 का में इस बारे में प्रावधान किया गया है। 31 का 31A। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का विचरण किस न्यायालय द्वारा किया जाता है? इस अधिनियम के अंतर्गत जो अब ट्रायल है वो किस न्यायालय द्वारा किया जाएगा? सत्र न्यायालय, विशेष न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है विशेष न्यायालय। इसका ट्रायल देखेंगे, ठीक है, विशेष न्यायालय। विशेष न्यायालय किसको अभिहित करेंगे? सेशन न्यायालय को। कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिनियम के अंतर्गत अपराध है, तो इस अधिनियम के अंतर्गत जो अपराध है दोस्तों वो संज्ञेय अपराध है। कैसे अपराध है? संज्ञेय अपराध है। आइए मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम का क्वेश्चन नंबर 34। अधिनियम के अंतर्गत मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त मदिरा के विनिर्माण के लिए दंड का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, मानवीय मानव उपयोग के लिए महत्वपूर्ण कोई दारू वो है एल्कोहली, उसमें अनुपयुक्त पदार्थ जिसमें है ना मिला देता है, तो ऐसा जो प्रावधान है वो धारा 49A में की गई है। धारा बहुत महत्वपूर्ण धारा है और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। इसे एक बार आप थोड़ा सा बैक में देख लीजिएगा। 49A। क्वेश्चन नंबर 35। अधिनियम के अंतर्गत अपराध के अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है। किस धारा के अंतर्गत? धारा 49A। यदि वो व्यक्ति मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त कोई पदार्थ में, ठीक है, ऐसा कार्य करता है तो उसमें अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी 49A के तहत। ठीक है, दो क्वेश्चन में को मिले ना, इसलिए ये महत्वपूर्ण है और पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। अधिनियम में किस धारा के अंतर्गत व्यक्तियों या मादक द्रव्यों को इस अधिनियम के उपबंधों से छूट देने की राज्य सरकार की शक्ति का प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो दोस्तों धारा 66 इस बारे में बात करती है। धारा 66 में प्रावधान किया गया है, ठीक है, 66 में उपबंध किया गया है। आइए देखते हैं सूचना अधिकार अधिनियम 2005। अधिनियम के अंतर्गत कौन सा सूचना के प्रकट से छूट का आधार नहीं है? कौन सा आधार नहीं हो सकता छूट, ठीक है, छूट का? राज्य का आर्थिक हित, भारत की संप्रभुता, लोक व्यवस्था या अपराध का उत्पीड़न। तो दोस्तों यहाँ पर जो पब्लिक हेल्थ है, लोक स्वास्थ्य जो है, लोक स्वास्थ्य इसका आधार नहीं हो सकता। 37 का सही ऑप्शन सी होगा, ठीक है, पब्लिक हेल्थ, लोक स्वास्थ्य, ये इसका आधार नहीं हो सकता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किस धारा में किया गया है? अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो केंद्रीय सूचना आयोग का दोस्तों जो गठन है वो धारा 12 में किया गया है। धारा 12 केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में बात करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस धारा के अंतर्गत राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्तों को पद से हटाए जाने के बारे में प्रावधान किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन 239 का हमारा सही है, बी, धारा 17 के अधीन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2013। ये अधिनियम कब से लागू हुआ दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन है 9 दिसंबर, 22 अप्रैल, 9 दिसंबर, 14, 13 और 23 अप्रैल। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 2013 से इसे लागू किया गया। इस अधिनियम में कुल अध्याय धाराएं कितनी हैं? तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों ए, 8 अध्याय हैं और 30 धारा हैं इस एक्ट में। और अगला क्वेश्चन देखिए कि अधिनियम के अंतर्गत कठिनाई दूर करने की शक्ति किसके पास है? तो कठिनाई दूर करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, केंद्र सरकार इसमें जो कठिनाई आती है उनको दूर करेगी, ठीक है, केंद्र सरकार। मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 का क्वेश्चन नंबर 43। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के विचरण में विशेष न्यायालय की अधिकारिकता बतलाई गई है। तो विशेष न्यायालय की जो अधिकारिकता है वो किस धारा में बतलाई गई है? तो ऑप्शन नंबर डी, धारा 7 में बतलाई गई है। धारा 7 में बतलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विशेष न्यायालय के किसी निर्णय या दंडादेश के विरुद्ध अपील की जाएगी किस न्यायालय में? तो दोस्तों हाई कोर्ट में की जाएगी, उच्च न्यायालय में।
उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिनियम के अंतर्गत लोक अभियोजक संपत्ति के अधिग्रहण हेतु आवेदन किसे देगा? विशेष न्यायालय को, सेशन न्यायालय को, प्राधिकृत अधिकारी को या पुलिस अधिकारी को? तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों प्राधिकृत अधिकारी को, अथॉरिटीज, ठीक है, प्राधिकृत अधिकारी को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का। आवश्यक वस्तु अधिनियम प्रभावी है दोस्तों, अब वर्तमान आप जानते हैं कि ये संपूर्ण भारत पर प्रभावी है। ऑप्शन नंबर बी। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत हृदयहरण किए जाने के आदेश की अपील करने के लिए परिसीमा काल कितना है? तो इसका जो परिसीमा काल है दोस्तों 1 माह से 30 दिन, ठीक है, 1 माह तक ये इसका परिसीमा काल दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत अधिग्रहण के आदेश के विरुद्ध निम्न में से किस न्यायालय में अपील होगी? तो इसकी जो अपील दोस्तों है वो है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक प्राधिकारी के यहाँ ये अपील होगी। ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्ट। स्त्री अशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, यह अधिनियम कब से लागू हुआ? दोस्तों यह अधिनियम कब से लागू हुआ? तो यह अधिनियम 2 अक्टूबर 1987 से लागू हुआ। अधिनियम के अंतर्गत विज्ञापन में क्या आता है? तो विज्ञापन दोस्तों सूचना, परिपत्र, लेबल, रेफर दस्तावेज हैं। साथ ही इसके अंतर्गत प्रकाश, ध्वनि, धुआं या गैस के माध्यम से किया गया दृश्य रोपण भी इसमें शामिल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है, दोनों सही है, दोनों आते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। अधिनियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित कब हुआ? दोस्तों लागू तो 2 अक्टूबर से हुआ था, लेकिन इसको राजपत्र में प्रकाशित किया गया था 25 दिसंबर 1987 से इसे प्रकाशित किया गया था और 2 अक्टूबर से इसे संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। आइए, लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम 1984, इस अधिनियम का विस्तार, तो दोस्तों इसका भी सही ऑप्शन ए, संपूर्ण भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से क्या गलत है? क्या लोक संपत्ति में आएगा? कोई संपत्ति चाहे वह स्थावर हो या जंगम, जिसमें मशीनरी भी है, तो व्यक्ति के स्वामित्व या कब्जे में या नियंत्रण में है। कोई संपत्ति चाहे स्थावर हो जंगम, जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार के स्थानीय प्राधिकारी हैं, ठीक है, और किसी केंद्रीय प्रांत या राज्य विधान अधिनियम या उसकी स्थापित निगम या कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में परिभाषित कंपनी। दोस्तों इसमें गलत ऑप्शन जो है वो यही है, कोई संपत्ति चाहे वह स्थावर हो या जंगम, जिसमें मशीनरी भी है, तो व्यक्ति के स्वामित्व में या कब्जे में या नियंत्रण में है, ये गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 54। अधिनियम की धारा 3(1) एवं धारा 3(2) में दंड का प्रावधान कैसा होगा? सादा, कठोर, जुर्माना या सभी? तो सही ऑप्शन इसका सादा होगा, जो कारावास तो उसको वो सादा दिया जाएगा। आइए इस धारा के अधीन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 का क्वेश्चन नंबर 55। अधिनियम के अंतर्गत दहेज मांगने पर दोषी व्यक्ति द्वारा कितना जुर्माना देय होगा? जो दहेज की मांग करता है, धारा 4 इस बारे में बात करती है, कोई मांग करता है दोस्तों तो उसको जो है कितना जुर्माना, तो जुर्माना जो इसको 10,000 रुपये दे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिनियम के अंतर्गत विवाह के प्रतिफल स्वरूप विज्ञापन पर पाबंदी की धारा बतलाई गई है। 4 का विज्ञापन के बारे में पाबंद करती है, बात बतलाती है, वो बंद करती है। 57 अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत जब तक संपत्ति स्त्री को अंतरित नहीं कर दी जाती तब तक संपत्ति का धारक है। दोस्तों जो न्यासी है वही इसका धारक होगा, ऑप्शन नंबर ए। जब तक अंतरित नहीं कर दी जाती तब तक न्यासी के पास ही रहेगी, ऑप्शन नंबर ए सही है। 58 मध्य प्रदेश लोक सेवाओं की प्रदान गारंटी अधिनियम 2010 में कुल कितनी धाराएं हैं? दोस्तों इसमें कुल धारा 11 धारा हैं। अधिनियम के अंतर्गत अपील प्राधिकारी परिभाषित किया गया है। प्रथम अपील अधिकारी को कहां पर परिभाषित किया गया है? दोस्तों इसको धारा 2(6)(2)G में से परिभाषित किया गया है। अधिनियम के अंतर्गत निश्चित की गई समय सीमा में सेवा प्रदान करना किस धारा में बतलाया गया है? तो निश्चित की गई समय सीमा में सेवा प्रदान करने का धारा 5 में बताया गया है, ऑप्शन नंबर डी सही है। पर अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958, यदि न्यायालय अभियुक्तों को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 या 4 के अंतर्गत छोड़ता है, 3 भत्सना के पश्चात डांट फटकार कर छोड़ना,
सदाचार बंद पत्र पर छोड़ना, तो वहां अभियुक्त को आदेश दे सकेगा कि वहां केवल क्षतिपूर्ति अदायगी करें, केवल वे अदायगी करें, क्षतिपूर्ति या वे अदायगी करें, या क्षतिपूर्ति और वे अदायगी करें। तो सही ऑप्शन दोस्तों इसका होगा क्षतिपूर्ति और वे अदायगी करें। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65। यदि अभियुक्त अपराधी प्रवीक्षा अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय के आदेश अनुसार क्षतिपूर्ति और व्यय का भुगतान नहीं करता है, तब न्यायालय को यह शक्ति है कि वह ऐसी राशि अभियुक्त से दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत वसूल करे। किसमें प्रावधान किया गया है, इसका सही ऑप्शन बताना है। 386, 387, 86, 87 दोनों, इनमें से कोई नहीं। और दोस्तों 86 और 87 दोनों, इसका सही ऑप्शन डी होगा। 86 और 87 दोनों, 386 और 387 दोनों धाराओं के अंतर्गत। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 63। माता पिता वरिष्ठ नागरिक का कल्याण के लिए अधिनियम 2007। अधिनियम के अंतर्गत भरण पोषण के लिए आवेदन कौन सी धारा के अंतर्गत प्रावधानित है? धारा 5 भरण पोषण के आवेदन के बारे में धारा 5 बात करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माता पिता वरिष्ठ नागरिक को भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के अंतर्गत प्रत्येक अपराध कैसा है? तो दोस्तों इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय है और जमानती है, संज्ञेय है और जमानती है। ठीक है, 64 का सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत आखेटन की परिभाषा में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? किसी वन्य प्राणी के अंग किसी भाग को क्षतिग्रस्त करना, वन्य प्राणी या शरीर के अंडों को नुकसान पहुंचाना, दोनों किसी वन्य प्राणी के अंग या किसी भाग को क्षतिग्रस्त करना, और अन्य व पक्षी व सर्पों को अंडों को नुकसान पहुंचाना। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हमारा सी ही होगा, दोनों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। अधिनियम वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत कौन सी धारा अभ्यारण्य में प्रवेश पर निर्बंधन से संबंधित है? दोस्तों इसकी धारा जो है वो धारा 27 निर्बंधन करती है, धारा 27। अधिनियम की किस धारा में अभ्यारण्य की घोषणा के बारे में उपबंध है? दोस्तों धारा 18 अभ्यारण्य के बारे में घोषणा करती है, 18 अभ्यारण्य के बारे में घोषणा करती है। विस्फोटक अधिनियम 1884, इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति या अनुगति किया जाना किस धारा में प्रावधानित है? 6 खा गा। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 6 खा में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खतरनाक अपराध करने वाले व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति किस धारा में? यदि कोई व्यक्ति खतरनाक अपराध करता है तो वारंट के बिना उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। 21 धारा में इसको प्रावधान किया गया है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, धारा 13। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। अधिनियम किस धारा के अंतर्गत अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है? तो दोस्तों जो धारा है वो कौन सी है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, धारा 18। अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली? तो इस अधिनियम को राष्ट्रपति की जो अनुमति है वो 11 सितंबर 1989 को मिली है। कौन सा कथन असत्य है? अधिनियम के अंतर्गत अपराध ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो जनजाति का सदस्य नहीं है, सत्य है। अधिनियम की धारा 14(1) में स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय धारा 2 हमें परिभाषित है, गलत। दोस्तों ये ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन बी सही होगा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा और ऑप्शन नंबर 73। अधिनियम के अंतर्गत कतिपय अपराधों का अभियोजन चाहने हेतु पूर्व स्वीकृति की अनिवार्यता का प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है
बी धारा 19। अधिनियम की धारा 20 के अधीन उपधारणा है खंडनीय है, तो दोस्तों धारा खंडनीय है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए खंडनीय है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिनियम की धारा 5(6) के तहत एक विशेष न्यायाधीश जब इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का विचारण कर रहा है तो वह सभी शक्ति कृत्यों का प्रयोग कर सकेगा जो दंड विधि संशोधन अधिनियम 1944 में प्रयोग की जा सकती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। तो जिला न्यायाधीश ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 76। गर्भधारण पूर्व प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम को देखते हैं। अधिनियम वर्गीकृत है। अधिनियम वर्गीकृत है। 8 धारा 34 अध्याय, सॉरी 7 अध्याय 30 धारा, 8 अध्याय 34 धारा, 10 अध्याय 42 धारा, 9 अध्याय 36 धारा। इसका सही ऑप्शन दोस्तों 8 अध्याय है इसमें और कुल 34 धाराओं में इसे बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन किया जाता है। इसके द्वारा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों केंद्र सरकार, ऑप्शन नंबर बी केंद्र सरकार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अधिनियम के अंतर्गत सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के संरक्षण का उल्लंघन किया गया है। 24, 30, 31, 32 धारा 31 के अधीन, धारा 31 के अधीन। मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 का क्वेश्चन नंबर 79। अधिनियम के अंतर्गत संरक्षक पदार्थ या आदि के विरुद्ध कब्जे के लिए दंड का उपबंध किया गया है। 18, 19, 20, 21। तो धारा 20। पीछे कोई भी संरक्षक पदार्थ अपने विधि विरुद्ध कब्जे में रखता है तो दंड का प्रावधान धारा 20 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिनियम के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी अनुज्ञा के बिना किसी भी संरक्षित स्थान में प्रवेश नहीं करेगा। ठीक है, जिला मजिस्ट्रेट की, राज्य सरकार की, ऐसे अधिकारी की जो कि राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत है, सभी। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिनियम के अंतर्गत सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही से संरक्षण का उल्लंघन किस धारा में किया गया है? तो इसकी धारा नंबर 33। ठीक है, संरक्षण प्रदान करती है। महिलाओं का संरक्षण, महिलाओं से संरक्षण अधिकारी घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 क्वेश्चन नंबर 82। अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत कौन आवेदन प्रस्तुत कर सकता है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन डी है। ठीक है, 18(2) का डी। संरक्षण अधिकारी भी कर सकता है, व्यथित व्यक्ति भी कर सकता है या कोई अन्य व्यक्ति भी। सही ऑप्शन डी होगा। अधिनियम की धारा 32(1) का अपराध होगा। तो यह अपराध कैसा है दोस्तों? संज्ञेय है और अजमानती है। कैसा है? संज्ञेय और अजमानती है। तो ऐसी अधिनियम के किस प्रावधान के अंतर्गत अस्थायी अभिरक्षा का आदेश मजिस्ट्रेट दे सकता है? अस्थायी अभिरक्षा का आदेश मजिस्ट्रेट दे सकता है धारा 19, 20, 21, 22। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी धारा 21 के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एक्ट खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 प्रावधान करता है कि कोई खाद्य ऑपरेटर या उसकी ओर से कोई अन्य भी ऐसा सामग्री या निर्माण, भंडारण, विक्रय या वितरण नहीं करेगा जो खाद्य सामग्री में मिथ्या छाप वाली है, असुरक्षित है या इसके लिए अनुज्ञप्ति आवश्यक है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हमको डी है। ठीक है, यदि झूठी छाप लगा रखा है तो ऐसा नहीं करेगा, असुरक्षित है तो ऐसा भी नहीं कर सकता। ठीक है, अनुज्ञप्ति होना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के अंतर्गत मिथ्या छाप के लिए जो अपराध का दोषी पाया जाता है वह व्यक्ति कितने जुर्माने से दंडित किया जाएगा?
3 लाख रुपए तक हो सकेगा, 50,000 रुपए तक, 1 लाख रुपए तक या 2 लाख रुपए तक। इसका सही ऑप्शन दोस्तों 3 लाख रुपए तक। ऑप्शन नंबर ए 3 लाख रुपए तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरण की स्थापना की जाती है केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, ए एवं बी दोनों द्वारा, कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दोनों द्वारा। लैंगिक अपराध बालकों संरक्षण अधिनियम 2012, एक शराबी ने जानबूझकर बालिका के सामने अपने कपड़े उतार दिए, उसने क्या अपराध किया? लैंगिक उत्पीड़न, दृष्टि, लोकनिषेध, आपराधिक अभ्यास। दोस्तों ऐसा अपराध जो है लैंगिक उत्पीड़न माना जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय अपराध का संज्ञान लेने के कितने दिनों के अंदर विचारण पूर्ण करने का प्रयास करेगा? तो दोस्तों ये 1 वर्ष के अंदर इसे पूर्ण करने की कोशिश करेगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए 90 क्वेश्चन देखते हैं। अधिनियम के अंतर्गत बालक को अंतःग्रस्त करने वाली अश्लील सामग्री के भंडारण के लिए दंड का उपबंध किया गया है। ठीक है, भंडारण करके रखता है तो इसका जो दंड का प्रावधान दोस्तों धारा 15 में किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधी धारा पूछी गई है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 91, आयत अधिनियम के अंतर्गत जारी की गई अनुज्ञप्ति को निलंबित या प्रतिहत कर सकता है। राज्य सरकार कर सकती है, केंद्र सरकार कर सकती है, अनुज्ञापन अधिकारी करेगा या फिर पुलिस अधीक्षक करेगा। दोस्तों अनुज्ञापन अधिकारी इसको करेगा, लाइसेंसिंग ऑफिसर। 92, आयुध अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत अग्नायुध शस्त्रों की तलाशी एवं अभिग्रहण की शक्ति निहित है। इसके पास कार्यपालक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, पुलिस थाने का भार साधक। कार्यपालक मजिस्ट्रेट सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कार्यपालक मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुध अधिनियम के अंतर्गत हर अपराध संज्ञेय होगा बतलाया गया है किस धारा में? 39, 38, 37, 36। सही ऑप्शन बी 38 में बताया गया है संज्ञेय के बारे, धारा 38। मध्य प्रदेश गौवंश प्रतिषेध अधिनियम 2004 एवं नियम 2004 को राज्यपाल की अनुमति कब मिली है? जैसे राज्यपाल की जो अनुमति है वो 26 मार्च 2004 को इसे राज्यपाल की अनुमति मिली है और 29 मार्च से ये लागू हो गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत सलाहकार बोर्डों का गठन कौन करेगा? तो सलाहकार बोर्डों का गठन दोस्तों केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों करेगी अपने स्तर से। 96, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया किस धारा में प्रावधानित है? तो इसकी जो प्रावधानित है धारा 11 में, ये ऑप्शन सही है। आइए 97, मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत ड्राइविंग लाइसेंस परिभाषित किया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस को जो परिभाषित किया गया है दोस्तों 2/10 में किया गया है, ड्राइविंग लाइसेंस को 2/10 में। मोटरयान अधिनियम दावा अधिकरण के अधिनिर्णय के निबंधनों के अनुसार किसी रकम या संदाय करने की अपेक्षा की जाती है तो वहां 30 दिन के भीतर ऐसी समस्त रकम जमा करेगा। कितने दिन के भीतर दोस्तों? 30 दिन के भीतर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के दंड के लिए साधारण उपबंध किया गया है। दोस्तों जो साधारण उपबंध किया गया है वो है धारा 177 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन ला का, फिर हमारे सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। अधिनियम के अंतर्गत किसी मृत व्यक्ति द्वारा या मादक द्रव्य के असर में होते हुए किसी व्यक्ति द्वारा मोटरयान चलाना दंडनीय है। किस धारा में बताया गया है दोस्तों? तो ये सही ऑप्शन 185 है। दोस्तों ये हमारे ला के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। बताइएगा कमेंट करके कि आपको 100 में से कितने नंबर आए हैं। ठीक है, और आइए जी क्वेश्चन अब देखते हैं सामान्य ज्ञान जनरल स्टडीज। ठीक है, यहाँ पर आपके मिनिमम 40 नंबर आपके इसमें आना चाहिए और 40 नंबर इसमें आना चाहिए। देखते हैं, आइए इसको स्टार्ट करते हैं।
मध्य प्रदेश में सरकार का मुख्य सचिव स्वयं अपना पद छोड़ देता है, अपना त्याग पत्र देता है। त्याग पत्र देने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे त्याग पत्र देने की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मध्य प्रदेश में ग्राम सभा के सदस्य कौन होंगे? और दोस्तों जो भी ग्राम पंचायत में सभी वयस्क के सदस्य हैं, सभी वयस्क के सदस्य यहाँ पर सम्मिलित होंगे। ऑप्शन नंबर इसका भी सी होगा। ग्राम पंचायत में सम्मिलित गांव के सभी वयस्क लोग, सी। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? दोस्तों सरदार सरोवर बांध जो है बहुत बड़ा हमारा नर्मदा नदी पर है, गुजरात में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। WHO ने कोरोना वायरस वेरिएंट B11.1.1.529 को वेरिएंट ऑफ कैंसन VOC के रूप में नामित किया। इसका नाम क्या है? बीटा, अल्फा, डेल्टा या ओमिक्रॉन? तो इसका सही ऑप्शन है ओमिक्रॉन, ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है? दोस्तों ये फेमस है, मंदसौर में की जाती है। ऑप्शन नंबर ए मंदसौर। कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है? तो कलचुरी प्रतिहार का, ये तो कलचुरी है जो त्रिपुरा गोलपुर से संबंधित है, बाकी संबंधित नहीं है, तो कलचुरी संबंधित है। मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की ऋतु पाई जाती है? दोस्तों मध्य प्रदेश में 3 प्रकार की ऋतु पाई जाती है, शीत, ग्रीष्म और मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला? तो इसका दोस्तों जो है जबलपुर है, पुरुष में इंदौर और महिला में भोपाल है, और ओवरऑल हमारा जबलपुर है। मध्य प्रदेश के किस शहर में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 का आयोजन किया गया? दोस्तों सैयद मुश्ताक अली का जो ट्रॉफी का जो आयोजन है वो इंदौर में किया जाता है, ठीक है, इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सफेद बाघों के लिए जाना जाता है? रीवा, और जो आता है दोस्तों बघेलखंड में, ठीक है, 110 का बी बघेलखंड। राजा छत्रपाल मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के राजा थे? दोस्तों ये हमारे राजा छत्रसाल जो हैं छत्रपुर इनके नाम पर स्थित है। खजुराहो जो कहा, इसका जो सही ऑप्शन है वो है बुंदेलखंड। ठीक है, कहाँ पर आता है खजुराहो? छतरपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेतवा नदी किससे मिलती है? दोस्तों ये यमुना से मिलती है, इटावा के समीप यमुना से मिलती है। कहाँ से निकलती है? तो उमरागांव रायसेन से निकलती है। मध्य प्रदेश के किस पठार में चौपाइयों की सर्वाधिक संख्या है? दोस्तों जो 4 पाई जानवर हैं दोस्तों, इसकी सर्वाधिक संख्या जो है वो है बघेलखंड में, ऑप्शन नंबर डी। बाबा शहाबुद्दीन औलिया का उर्स कहाँ लगता है? शहाबुद्दीन औलिया का उर्स दोस्तों नीमच फेमस, ठीक है, नीमच में शहाबुद्दीन औलिया का